Hello friend, नमस्कार. My name is भानु and welcome to Health Pharma. So friends, today discuss about hepatitis B. यानी कि आज अपन जानेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में. हेपेटाइटिस बी होता क्या है, किसके कारण से होता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन. ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे. सो बने रहे मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक. सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का मतलब क्या होता है. देखिए, यह एक प्रकार का सीरियस लीवर इन्फेक्शन होता है जो कि लीवर इन्फेक्शन हो जाता है और साथ में आपके लीवर में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है. और यह एक वायरस कारण होता है जिसका नाम हेपेटाइटिस बी वायरस. ये जो वायरस है आपके लीवर में क्रोनिक और एक्यूट दोनों प्रकार से लीवर में इन्फेक्शन करता है. देखिए, सबसे पहले आपके लीवर में एक्यूट इन्फेक्शन करता है जो कि यह अकाल्पनिक होता है, यानी कुछ टाइम तक ही रहता है, इसके बाद सही हो जाता है. और इसके बाद आपके लीवर में क्रोनिक इन्फेक्शन कारण बनता है. और यदि आपके लीवर में क्रोनिक इन्फेक्शन कारण बना तो ये कभी भी सही नहीं होता है. इसलिए आपके लीवर क्रोनिक इन्फेक्शन कारण लीवर फेल्यूर, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर कारण बन जाता है. देखिए, हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड व्यक्ति अधिकतर सही हो जाते हैं, चाहे इनमें सिम्टम्स कितना भी सीरियस क्यों ना हो. और ये जो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है अधिकतर छोटे बच्चों को होता है और यह काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है. और यदि हम इसे प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इससे हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं. ठीक है, और यदि आपको ये हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है और आप यदि अभी तक ट्रीटमेंट नहीं कराए हैं तो आप कुछ सावधानियां बरत के किसी दूसरे में स्प्रेड होने से बचा सकते हैं. ठीक है, और यदि हम इसमें इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 30 to 180 डेज का, यानी कि 1 मंथ से 6 मंथ तक होता है. देखिए, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उससे 1 से 6 मंथ के अंदर ही सही हो जाता है. और यदि किसी व्यक्ति को क्रोनिक इन्फेक्शन कारण बनता है तो उससे 6 मंथ से अधिक टाइम लग सकता है इसे ठीक होने में. ठीक है, देखिए, यदि हम इसमें कारण की बात करते हैं तो ये जो डिसीज़ है मोस्टली वायरस कारण होता है जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस. ये जो वायरस है डायरेक्टली लीवर में अटैक करता है और लीवर में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है. देखिए, लीवर में इन्फेक्शन कारण उसके ब्लड, वेजाइनल फ्लूइड, सीमन या फिर अदर बॉडी फ्लूइड को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे कि इन्फेक्टेड व्यक्ति का डिफरेंट बॉडी फ्लूइड किसी हेल्दी पर्सन में इजीली पास हो जाता है. लेकिन यह कैसे फैलता है या ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से फैलता है. देखिए, इसमें पहला होता है सेक्सुअल कंटेंट से, यानी कि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी हेल्दी पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड या अनसेफ सेक्स करता है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है. यानी कि इन्फेक्टेड व्यक्ति का यदि सीमन या फिर वेजाइनल फ्लूइड उस हेल्दी पर्सन में पास हो जाता है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है. इसके अलावा होता है शेयरिंग ऑफ द निडल एंड सिरिंज, यानी कि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति में यूज की हुई सिरिंज या फिर निडल किसी हेल्दी पर्सन के आईवी रूट में यदि यूज़ की जाती है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है. इसके अलावा होता है एक्सीडेंटल निडल स्टिक की वजह से हो सकता है, या फिर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के ओपन घाव के कंटेंट से हो सकता है, या फिर शेयरिंग ऑफ द टूथब्रश या फिर रेजर. ठीक है, इसके अलावा होता है मदर टू बेबी में पास हो जाता है, जैसे कि यदि कोई मदर इन्फेक्टेड है उससे जो बच्चा होता है उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है. यानी कि जो मदर का पूरा ब्लड होता है उसमें ये वाला वायरस इंटर कर जाता है और ये ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में चले जाता है और सेम डिसीज उसको भी हो जाती है. और इन सब के कारण दो प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं. देखिए, पहला होता है एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन और सेकेंड होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन. देखिए, एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि यह एक प्रकार अकाल्पनिक होता है, यानी कि 6 मंथ के अंदर ही सही हो जाता है. यानी कि इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम होता है यह पूरी तरह इस वायरस को किल कर देता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता भी नहीं होती. और सेकेंड होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन. यह काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, यानी कि 6 मंथ से अधिक टाइम भी लग सकता है इसे ठीक होने में. ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम होता है यह इस वायरस को पूरी तरह किल नहीं कर पाता, इसलिए आपकी पूरी लाइफ तक ही रह सकता है. क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को क्रोनिक हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है तो यह कभी भी ख़त्म नहीं होता है, जिससे कि उस व्यक्ति का लीवर फेल्यूर, लीवर कैंसर या फिर सिरोसिस कारक बन जाता है. ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन वाले कुछ लोगों को सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों में एक्यूट हेपेटाइटिस के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं यह हल्के से गहरे तक चले जाते हैं. सो इसमें जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं दैट इज फीवर होना, भूख न लगना, नौसिया या फिर वोमिटिंग हो सकता है, या फिर कमजोरी ऐसा महसूस होना, या फिर बहुत ज़्यादा थकावट होना, या फिर पेट में दर्द हो सकता है, या फिर आपको जॉइंट में भी पेन हो सकता है. ठीक है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखाई देते हैं. या फिर यदि आपके लिवर डिसीज के कारण भी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि लाइट कलर या ग्रे कलर का स्टूल्स होना, या फिर डार्क कलर का यूरिन होना, या फिर आपके स्किन या आँखों का जो वाइट वाला पोर्शन होता है पूरा येलो कलर का हो जाना. ठीक है, या फिर आपके स्टमक या फिर आपके हाथ या पैरों के लिक्विड के साथ स्वेलिंग होना. ठीक है, अगर हम इसमें एक्यूट हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम होता है इस वायरस को पूरी तरह किल कर देता है, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता भी नहीं होती.
और यदि आपको इसमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। या फिर यदि हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें भी शुरुआत में सिम्टम दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें सिम्टम्स देखना डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर या फिर लीवर फेल्यूर, ये सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। और इसमें सिम्टम्स तब दिखाई देते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम इस वायरस को किल नहीं कर पाता, इससे कि सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है यह सीमन, वेजाइनल फ्लूइड या फिर अदर बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है, जिससे कि ये इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अनप्रोटेक्टेड या अनसेफ सेक्स करने से भी हो सकता है, या फिर जो पुरुष पुरुष के साथ यौन संबंध रखता है उसको भी हो सकता है, या फिर यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसको ये हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यदि आप ऐसी जगह यात्रा करने गए हैं जहाँ पर ये हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत ज़्यादा है तो इससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आईवी ड्रग्स यूटिलाइज के दौरान निडल या सिरिंज से भी हो सकता है, या फिर यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ घर में रहते हैं जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो इससे भी आपको हो सकता है। ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है। देखिए, जो लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि पहला होता है स्केरिंग ऑफ द लीवर, यानी कि जो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है उसके लीवर में घाव हो जाता है जिसे कि अपन बोलते हैं सिरोसिस, और इस कंडीशन में उसका जो लीवर होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, यानी काम करने में असमर्थ हो जाता है। और सेकेंड होता है लीवर कैंसर, यानी कि जो व्यक्ति क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है उसमें लीवर कैंसर होने की संभावना जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक होता है लीवर फेलुअर, यानी जो व्यक्ति एक्यूट हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है उसमें एक्यूट लीवर फेलुअर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि उसका जो लीवर होता है परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। और एक होता है रिएक्टिवेशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, यानी कि जो व्यक्ति क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है और उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक से होता है तो इस सिचुएशन में उसे ये वायरस यानी हेपेटाइटिस बी वायरस फिर से अटैक कर सकता है, जिसके कारण उसका जो लीवर होता है वो डैमेज हो सकता है या फिर लीवर फेल्यूर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में उसे इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स मेडिकेशन लेने की सलाह दी जाती है, जैसे कि हाई डोज ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड और कीमोथेरेपी, ठीक है। इसके अलावा और कंडीशंस होती है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है उसको किडनी डिसीज या फिर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है, यानी कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, यह प्रिवेंटेबल कंडीशन होती है, यानी कि हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसे वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसमें 1 मंथ में 2 वैक्सीन दी जाती हैं और 6 मंथ में 3 या 4 वैक्सीन दी जाती हैं। यह डिपेंड करता है किस प्रकार की वैक्सीन है, यानी कि कौन सी वैक्सीन है। सो यदि आपके घर में छोटे बच्चे यानी कि न्यू बर्न हैं तो उनको आपको वैक्सीनेशन जरूर कराना है, या फिर छोटे बच्चे या फिर किशोरों में जिनको ये वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको भी वैक्सीनेशन कराना है, या फिर यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो उसके साथ आपको नहीं रहना है, या फिर हेल्थ केयर वर्कर, इमरजेंसी वर्कर या फिर अन्य लोग जो कि ब्लड के कंटेंट में आते हैं उनके साथ आपको नहीं रहना है, या फिर यदि आपका सेक्स पार्टनर को ये हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो उसके साथ आपको नहीं रहना है, या फिर जिस व्यक्ति को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि HIV का इन्फेक्शन है उसके साथ आपको यौन संबंध नहीं बनाना है, या फिर जो पुरुष पुरुषों के साथ यौन संबंध रखता है उसके साथ आपको यौन संबंध नहीं रखना है, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ आप ना रहें जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, ठीक है। या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है। ये कुछ कॉमन प्रिवेंशन है जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं आपके लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में लीवर डिसीज़ की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर अन्य रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन इससे 100% क्लियर नहीं हो पाता कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है जो उन्हें जानना चाहिए था, जैसे कि इसमें ये पता चलता है कि आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट हुआ है या फिर क्रोनिक हुआ है, या फिर आपको पहले से भी डिसीज़ तो नहीं हुई है, या फिर आपका लीवर फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। इन सब के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद आपका एडिक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं कि वास्तव में आपका जो लीवर है अच्छे से काम कर रहा है फिर नहीं। नाउ इन सम केसेस आपका जो स्मॉल सैंपल लिया जाता है, लाइक लीवर बायोप्सी लिया जाता है और इसे लैब में सेंड किया जाता है। इसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है, जाँच किया जाता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। तो आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, जैसे कि जो व्यक्ति
इन्फेक्टेड माँ से पैदा हुआ है उसको सलाह दी जाती है कि उसको वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं। सो इसमें जो पहली वैक्सीन होती है दैट इज हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन यानी कि HBIJ। ये जो वैक्सीन होती है यह मानव की ब्लड से बनाई जाती है, जो कि यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है, और यह इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो अगर हम इसमें एक्यूट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका कोई भी एग्जैक्ट इलाज नहीं होता है, यानी कि यह बिना ट्रीटमेंट के सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम होता है यह इस वायरस को पूरी तरह किल कर देता है। लेकिन यदि आपको इसके सिम्टम सीरियस दिख रहे हैं तो आपको हेल्थ केयर पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है क्रोनिक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। तो इसमें देखिए बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ड्रग्स दी जाती हैं और इसका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस की बात किया जाता है। जैसे कि इसमें जो टेस्ट होते हैं दैट इज ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और एक होता है इलास्टोग्राफी। तो इसमें जो मेडिकेशन यूज की जाती हैं दैट इज जो पहला होती है इसमें इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग्स, यानी कि ये जो होता है इसे हम इंटरफेरॉन अल्फा 2A के नाम से जानते हैं या फिर इंटरफेरॉन APFA 2B के नाम से जानते हैं। और ये जो ड्रग्स है यह इंजेक्शन के फॉर्म में होती है और यह एंटीवायरल ड्रग्स होता है और ये ड्रग्स इन्फेक्शन को लड़ने और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हेल्पफुल होती है और ये ड्रग्स 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए दी जाती है, ठीक है। और इसमें सेकेंड होता है ओरल एंटीवायरल मेडिकेशन, जैसे कि टेनोफोविर डायसोप्रोक्सिल, टेनोफोविर अल्फेनामाइड और इंटेकेविर, ठीक है। ये भी एक प्रकार की एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जो कि इस इन्फेक्शन को लड़ने और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आवश्यक होती हैं और जो लोग ये ड्रग्स लेते हैं तो उन्हें पूरी लाइफ तक लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।